PNI के दर्शकों को मेरा आदाब। मेरा स्टैंड है कि मीडिया को अपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क में नेशनल मीडिया जो रोल प्ले कर रहा है वो आपके सामने है। मीडिया का काम यह है कि जो कुछ हो रहा है एक तरफ तो उसे पब्लिक के सामने लाए, लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा है उसकी अच्छाई और उसकी बुराई दोनों पब्लिक के सामने लाए। उसमें अगर उसको ज़रूरत पड़े तो अपनी राय भी रख सकता है मीडिया, लेकिन जो हो रहा है उसको जूं का तूं पब्लिक को बताना बहुत ज़रूरी है। ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि जो हो रहा है उसका अच्छा पहलू क्या है और उसका बुरा पहलू क्या है, लेकिन नेशनल लेवल पर इस वक्त ये काम नहीं हो रहा है। आज हमारा इशू ये है कि मीडिया का रोल क्या है और वो कर क्या रहा है। जब मैं मीडिया की बात करता हूँ तो मेरी मुराद उससे होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक तारीख़ हमें समझनी होगी। आज मैं बहुत मुख्तसर करके एक तारीख़ बताना चाहूँगा। जर्नलिज़्म की इब्तिदा 53 क़ब्ल मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 53 साल पहले से इसकी शुरुआत हुई थी। मैं इसकी तफसील में इस वक्त नहीं जाऊँगा। जर्नलिस्ट को हमें पढ़ाया जाता है, जब हम जर्नलिज़्म का कोर्स करते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि जर्नलिस्ट को औसत दर्जे के लोगों की आँख और कान बनकर काम करना होता है, यानी मिडिल क्लास, यानी वो लोग कि जिनका बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। एक तो हायर क्लास के लोग होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, कैसे भी हालात आ जाएं, उनके पास दौलत है, उनके पास लोग हैं, वो ये ताकत रखते हैं कि वो एक तरफ पावर ख़रीद लें यानी इक़्तिदार को ख़रीदें और एक तरफ कमज़ोरों को ख़रीद लें। बीच का जो आदमी है उसके सामने बड़े मसाइल होते हैं। तो जर्नलिस्ट को औसत दर्जे के लोगों की आँख और कान बनकर काम करना चाहिए, यानी उनकी तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए। बल्कि जर्नलिज़्म के लिए हज़ारों न सही तो कम से कम सैकड़ों घंटे लगाने पड़ते हैं। ट्रेनिंग होती है, तजर्बा आता है, उस्ताद सिखाते हैं। सहाफ़ती ज़िंदगी का ज़्यादा बड़ा हिस्सा जर्नलिस्ट का एहतियात में गुजरना चाहिए, यानी उसको एहतियात रखनी चाहिए, बहुत ही उसको केयरफुल होना चाहिए। जो कुछ हुआ उसको आपके सामने रख दिया, जो कुछ हुआ उसकी अच्छाई और बुराई आपको बयान कर दी। अब तीसरे फ्रंट पर जब उसको अपना एक नज़रिया पेश करना है जो कुछ हुआ उस पर, वहाँ उसको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, बहुत एहतियात रखनी चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, उसको ख़बर के जो सोर्सेज हैं, ज़राए, उनको चेक करते रहना चाहिए। इसी तरह से अल्फाज का मोहतात इंतखाब होना चाहिए। इसी तरह से उसको मक़ूलों और अक़वाल के इंतखाब में बहुत एहतियात करनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि जो कुछ मुंह में आया और उसने कह दिया। सहाफ़त का जो मेयार है, उसका स्टैंडर्ड है, उसमें यह भी है कि उसको जो उसका सही इमला है, दुरुस्त इमला, उस तक का ख्याल रखना चाहिए। अब ऐसे में आप देख लीजिए कि आजकल क्या हो रहा है। अमीश देवगन सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि मैंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मुझे खिलजी का नाम लेना था, मैंने चिश्ती का नाम ले दिया। अब आइए हम हिंदुस्तान में वापस आते हैं। हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इब्तिदा किस तरह से हुई। 1954 में टीवी आया हिंदुस्तान में। उस वक्त यहाँ की हुकूमत को तरद्दुद था, तकल्लुफ़ था कि ये गरीब मुल्क है, यहाँ टीवी को यहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। लेकिन बहरहाल 1959 में टीवी आ गया, उसकी शुरुआत हो गई। 1965 में रोज़ाना 1 घंटे की ख़बरें आने लगी। दूरदर्शन उस वक्त था। 1976 में दूरदर्शन बना था जो सरकारी टेलीविज़न था, तो सिर्फ 1 घंटे की ख़बरें रोज़ाना आती थी। 24 घंटे का चैनल नहीं था, और भी कुछ प्रोग्राम आते थे। 1991 में पहली मरतबा CNN ने शुरुआत की। 1994 में रॉबर्ट मर्डोक जो एक यहूदी था, उसने स्टार टीवी की शुरुआत की हिंदुस्तान में। फिर 1994 में हिंदी का जो टीवी चैनल आया, सेटेलाइट चैनल 24 घंटे का, वो था जी टीवी। तो इस एतबार से आप कह सकते हैं कि जी टीवी हिंदुस्तान का सबसे पुराना टीवी है। उसके बाद 1988 में इसी दौरान दूरदर्शन पर NDTV यानी न्यू दिल्ली टेलीविज़न, ये एक प्राइवेट एंटिटी थी। इनका एक प्रोग्राम आता था द वर्ल्ड दिस वीक। एक हफ्ते में प्रोग्राम आता था कि इस हफ्ते पूरी दुनिया में क्या हुआ। ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था। उसके बाद 1995 में NDTV ने
दूरदर्शन पर ही शुरू किया न्यूज़ टुनाइट, जिसमें प्रणव राय न्यूज़ पढ़ा करते थे, जो आजकल एनडीटीवी के मालिक हैं और फाउंडर हैं। तो 1995 में दूरदर्शन पर इसी तरह से एक प्राइवेट एंटिटी थी आज तक, जो आजकल बहुत बड़ा चैनल है। उस वक्त ये चैनल नहीं होता था, तो आज तक जो है वो 20 मिनट का उसको स्लॉट मिला था, और इसी नाम से ये रोज़ाना की खबरें आती थी आज तक। हमें याद है अच्छी तरह से कि हम बहुत ही एहतमाम के साथ बैठते थे, और आज तक की जो शुरुआत की थी वो एक बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट थे, एसपी सिंह। बहुत कम उनकी ज़िंदगी रही, जल्दी ही उनका इंतकाल हो गया। हमें याद है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो आज तक पर उनकी जगह दूसरा एंकर आया, और उसने कहा कि आज तक को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने वाले एसपी सिंह नहीं रहे। इतना कहने के बाद वो रो पड़ा, बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला। खैर, मकसद ये था कहने का कि उस वक्त कितने अच्छे सहाफ़ी होते थे कि लोगों का उनके साथ अटैचमेंट हो जाता था। हम भी रोए थे, हमें भी याद है उनके इंतकाल पर हम भी रोए थे। लेकिन क्या आज ऐसे सहाफ़ी आपको मिलेंगे कि जिनके इंतकाल पर या उनको कोई तकलीफ़ पहुँचे उस पर कोई आँख रोएगी? वजह उसकी यही है कि आज का सहाफ़ी पब्लिक से अपने आप को जोड़कर नहीं रखता, बल्कि इक़्तिदार वालों के साथ जोड़कर रहता है। तो आइए देखें फिर। इसी तरह से 5 मिनट का एक प्रोग्राम आता था, 1995 से शुरू हुआ था दूरदर्शन पर, आँखों देखी, जिसको नल्ली सिंह पेश करती थी। बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करती थी, सिर्फ 5 मिनट का। पूरे मुल्क में, दिल्ली में ख़ास तौर पर क्या सरगर्मियाँ आज हुई, पॉलिटिकल सरगर्मियाँ और नॉन पॉलिटिकल सरगर्मियाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था। 1998 में फिर स्टार न्यूज़ आया। फिर 2000 में, सन 2000 में आज तक ने ही दूरदर्शन के बजाय अपना 24 घंटे का एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम चैनल शुरू कर दिया, जो आजकल आप देखते हैं। फिर 2003 में एनडीटीवी एक इंडिपेंडेंट चैनल के तौर पर आया, और फुल फ्लैज चैनल था, 24 घंटे का था, और उसने मकबूलियत हासिल की। क्योंकि एनडीटीवी का जो प्रोग्राम पेश करने का तरीक़ा है, उसमें कोई शोर शगब नहीं, चिल्लाना नहीं, चीखना नहीं, अपने पैनलिस्ट के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी। मैं असल जो आपको बताना चाहता हूँ कि जर्नलिस्ट का यही असल में रोल है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एक्ट के तहत चैनलों को जो लाइसेंस मिलता है, उसमें एक बात ये भी, एक शर्त ये भी होती है कि आप किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, मजहबी जज्बात को, ज़ाती किसी की उस पर अहानत नहीं करेंगे, किसी के फ़िरक़े को आप चोट नहीं करेंगे, किसी की ज़ात बिरादरी पर चोट नहीं करेंगे, और आप चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं, इत्मीनान से बात करेंगे, कोई अफवाह आप नहीं फैलाएंगे, कोई गलत अपनी तरफ से कोई न्यूज़ आप पेश नहीं करेंगे। ये शर्त है, इस शर्त पर मिलता है लाइसेंस। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इस लाइसेंस की, इस शर्त की कैसी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आइए मैं आपको थोड़ा और करीब लाता हूँ। 2004 में फिर इंडिया टीवी शुरू हुआ, जिसके रजत शर्मा उसके मालिक हैं। आइए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो शख्सियात जिनकी वजह से हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जर्नलिज़म मकबूल हुआ, और जिनका नाम आते ही आज हम ये समझ बैठते हैं, और जहन में आ जाता है कि मीडिया कैसा होना चाहिए, जर्नलिस्ट कैसे होने चाहिए। मैं चंद नाम आपको गिनवा देता हूँ। मिसाल के तौर पर सबसे पहला नाम है विनोद दुआ, जो पद्मश्री हैं, जिनको 2008 में मीडिया लाइन में, मीडिया के मैदान में काम करने के लिए पद्मश्री गवर्नमेंट ने दिया था। ऐसे ही प्रणव राय एनडीटीवी के, एसपी सिंह आज तक के, जिनका मैंने जिक्र किया, नल्ली सिंह जो आंखों देखी प्रोग्राम करती थी, खुद रजत शर्मा इस वक्त एक ख़ास आइडियोलॉजी को लेकर काम कर रहे हैं। बीजेपी से उनकी बड़ी क़ुर्बत है, लेकिन उसके बावजूद रजत शर्मा को मैंने कभी चीखते चिल्लाते नहीं देखा। आपकी अदालत एक प्रोग्राम करते हैं, हंसकर करते हैं, कभी चीखते चिल्लाते नहीं हैं, कभी अपने पैनलिस्ट को जलील नहीं करते। तो ऐसी दूसरी सेकंड रैंक में आप नाम लें अगर, तो अभिलाष शर्मा, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, आशुतोष और राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, ये ऐसे नाम हैं कि जो सेकंड रैंक के हैं, लेकिन
इनसे भी जर्नलिज्म की लाज बची है, ये कभी चीखते चिल्लाते नहीं हैं। तो फिर ये क्या हो गया, आजकल के जो लोग आ गए हैं, जो तीसरी खेप है, कहाँ से इन्होंने जर्नलिज्म पढ़ा है, किसने इनको पढ़ा दिया है जर्नलिज्म? अर्नब गोस्वामी, ये चीखने चिल्लाने वालों के सरदार, अपने पैनलिस्ट को बुलाकर जलील करते हैं। रोहित सरदाना, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, रुमाना इसरार और अमीश देवगन, जिनका नाम इस वक्त सबसे ज़्यादा रोशनी में है। तो सवाल ये है कि कहाँ से ये लोग पढ़कर आ गए? कौन से वो लोग हैं जिन्होंने इनको जर्नलिज्म पढ़ा दिया? हमको तो ये नहीं पढ़ाया गया कि आप चीखें चिल्लाएं। हमको तो यहाँ तक कहा गया कि आप जब इंटरव्यू लें किसी का और आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी पड़े, यानी कि आपने एक सवाल किया, उसने जवाब दिया, उसी जवाब के अंदर से आपको महसूस हुआ कि इसने सही जवाब नहीं दिया या जो आप पूछना चाहते थे वो जवाब नहीं दिया, फिर आप एक और सवाल दागते हैं, उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग कहते हैं। तो हमसे तो ये कहा गया कि अगर उसके बावजूद इंटरव्यू देने वाला आपको वो बात बताना नहीं चाह रहा है तो आप फिर उसको मज़ीद मजबूर ना करें, बल्कि अगला सवाल करें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक ही सवाल पर बार बार पैनलिस्ट को जलील किया जा रहा है, उसको रुस्वा किया जा रहा है। और अब तो मज़हबों को जलील किया जाता है, मज़हब इस्लाम की जो है मजाक उड़ाई जाती है। और तो खैर किसी क्या मज़हब की क्या मजाक उड़ाई जाएगी, ख़ास तौर पर जो टारगेट है वो मज़हब इस्लाम है। मुसलमानों को बुलाकर चैनलों पर जलील किया जा रहा है, और यही नाम जो मैंने बयान किए। लेकिन तीसरी खेप में अच्छे नाम भी हैं जो बड़ी नरमी के साथ गुफ्तगू करते हैं, जैसे कि निधि राजदां, नगमा, आरिफा खानम शेरवानी। तो सवाल ये है कि ये लोग जो ये कहाँ से पढ़कर आ गए, क्या जर्नलिज्म इनको किसने पढ़ा दिया? मैं यहाँ अब एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा उन लोगों से जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या डिफरेंट कोर्ट्स में ऐसे केसेस लड़ रहे हैं कि जहाँ जर्नलिस्ट प्रोपेगेंडा करते हैं किसी ख़ास मज़हब के ख़िलाफ़, किसी ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़। तो वहाँ अदालत के सामने ये बात भी रखें कि साहब जर्नलिस्ट का क्या रोल है और जर्नलिस्ट को किन शराइत पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लाइसेंस मिलता है, और ये उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो अब तो अदालतों में इस पर भी बात होनी चाहिए कि आखिर सवाल ये है कि ये चीखते चिल्लाते क्यों हैं, ये गुस्सा क्यों होते हैं, ये आंखें निकाल कर क्यों बात करते हैं एंकर। अब तो इस पर भी सवाल उठना चाहिए और अदालत को इस पर गौर करना चाहिए, और ये मैटर अदालत को ही डिसाइड करना चाहिए कि जर्नलिस्ट को किस तरह गुफ्तगू करनी चाहिए। क्या वाकई उसको जर्नलिस्ट को इतने गुस्से में आ जाना चाहिए कि वो खिलजी की जगह चिश्ती कहे और उसको पता ही ना चले कि उसने क्या कह दिया? तो उनके लिए सज़ा भी है, तो अब उनको सज़ाएं भी मिलनी चाहिए, उनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। बग़ैर तस्दीक के अब कोई ख़बर पेश कर देता है, किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचा देता है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और अब अदालतों को ही ये डिसाइड करना चाहिए। यहाँ मैं उन लोगों से एक बार फिर कहूँगा जो टोपी दाढ़ी रखकर मुसलमानों की नुमाइंदा बनकर, जबकि वो मुसलमानों की नुमाइंदा नहीं है, इन चैनलों पर जा रहे हैं, ख़ास तौर पर अमीश देवगन, रूबिका लियाकत, रुमाना इसरार, रोहित सरदाना, अंजना ओम कश्यप और अर्नब गोस्वामी के चैनलों पर जा रहे हैं, इनकी डिबेट में जा रहे हैं कि खुदा के लिए मत जाइए। कोई कानूनी बंदिश नहीं है आप पर अगर आप इनके चैनलों पर जाने से इनकार कर देंगे, बल्कि इनकार करना ही चाहिए। अब यही रास्ता आपको इख्तियार करना पड़ेगा, ये आपका कानूनी हक़ है। इनका बाइकाट कीजिए, आप मत देखिए इन चैनलों को। रवीश कुमार कहते हैं कि अपना तरीक़ा बदलिए, तो वो इसी की तरफ इशारा करते हैं। आप पैसे देकर ये चैनल देख रहे हैं और यही चैनल आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो इन चैनलों को मत देखिए, खुदा के लिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और आखिर में मैं फिर कहूँगा उन लोगों से जो इस वक्त अदालतों में पार्टी बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में ताज़ा केस अमीश देवगन का है, कि अदालत के सामने ये बात रखी जाए कि मी लॉर्ड, इनको जिन शर्तों पर चैनलों को लाइसेंस मिला था, ज़रा उन शर्तों को आप दोबारा एक नज़र षानी कर लीजिए, क्या ये उन शर्तों को पूरा कर रहे हैं? और जो इंडिविजुअल्स हैं जर्नलिस्ट, इन पर भी गौर करना चाहिए कि क्या ये इस लायक हैं कि ये जर्नलिज़्म करें। आदाब।
आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इंडिपेंडेंट, फियरलेस और ऑनेस्ट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल VNI को सब्सक्राइब करें। और अगर आप वदूद साजिद के आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप उनके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।